पाकीज़ा पार्ट 7। ऑफिस की सीढ़ियां उतरकर इसने कैफे जाने के बजाय यूनिवर्सिटी गेट की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अब इसका इरादा घर जाकर रेस्ट करने का था। इतनी मेहनत जो की थी खुद जीतने के लिए और दूसरों के चेहरे पर अपनी जीत की तकलीफ देखने के लिए। कभी कभी सोचती कि वो ऐसी तो नहीं थी किसी को तकलीफ देने वाली। फिर ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लिया करती कि ये तकलीफ वो जानबूझकर तो नहीं दे रही। अब किसी को इसकी खुशियों से तकलीफ हो रही है तो इसमें निम्रा की क्या गलती। अपनी हर सोच और बात को दुरुस्त साबित करने के लिए हर वक्त 1000 दलाइल मौजूद होते थे इसके पास। घर पहुंचकर इसने चेंज किया और अपने लिए चाय बनाई। इस वक्त सो नहीं सकती थी क्योंकि इसकी इजाजत नहीं थी और एक बार फिर से और थिंकिंग स्टार्ट कर दी थी। अजीब नाशुक्री तारी हो गई थी इस पर। कभी कभार वो अजीब सी हो जाती। बहुत सी चीजें जो उसके पास थीं उनका शुक्र अदा करने के बजाय उन चीजों को सोच सोच कर दिल खराब करती रहती जो उसके पास नहीं थी। अब उसको इस बात से भी। चाय बनाने के बाद वो रूम में आकर कुछ कागज निकाल कर बैठ गई। उन कागजात पर वो तकरीर लिखी थी जो कल के तकरीरी मुकाबले में इसने परफॉर्म करनी थी। इसने एक दफा उन कागजात के पुलिंदे को देखा और उसको महसूस हुआ कि उन पर मजीद मेहनत करने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि वो जितनी मेहनत कर सकती थी कर चुकी है। इसने कागजात को वापस बैग में रखा तब इसके फोन की बेल बजने लगी। फोन की स्क्रीन पर रमशा कॉलिंग लिखा नजर आ रहा था। इसको एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले इसने रमशा और सना को तो बताया ही नहीं था। अब वो इसका इंतजार कर रही होंगी और निम्रा मैंने खुद को बेतहाशा सुनने के लिए तैयार किया। किधर हो तुम? कॉल रिसीव होते ही रमशा ने बेसब्री से पूछा। यार सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं तो घर आ गई हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। इतना गुस्सा आ रहा है ना अब मुझे तुम पे। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और महारानी घर चली गई है और बताना भी जरूरी नहीं समझा। तभी इसको याद आया कि इसने रमशा और सना को भी जबरदस्ती कल होने वाले एक जनरल नॉलेज क्विज कंपटीशन के लिए राजी किया था। अब वो दोनों भी शायद इस पे मेहनत कर रही हों और निम्रा को गालियां दे रही हों। वो उन्हें सोचों में मगन थी कि उम्मी कमरे में आए और उससे इसकी तबीयत का पूछा क्योंकि इसके चेहरे से काफी तकलीफ जाहिर हो रही थी। वो उठकर उम्मी के पास गई और इससे उम्मी पर बेतहाशा प्यार आया। वो थी ही इतनी प्यारी, जुबान से इजहार कम ही करती थी मगर इससे उनके प्यार पर कभी शक नहीं हुआ था। उम्मी ने आपको एक बात बतानी थी, मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था। हम हैरत से इसका मुंह देखने लगे जैसे इसने कोई बहुत अनहोनी बात कर दी हो। पर क्यों? तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बू को ऐसे काम बिल्कुल पसंद नहीं। उम्मी अब्बू को बताएगा ही कौन, और अब तो खत्म हो गया है और मैं जीत चुकी हूँ। जब तुम घर शेड लाओगी तो क्या उन्हें पता नहीं चलेगा? ये मत समझना कि तुम किसी अलमारी में छुपा दूंगी और वो पहुँच नहीं सकेंगे। वो काफी पे परेशान हुई थी क्योंकि वो उनसे जितनी भी मोहब्बत करती मगर और सारी शील्ड्स किसी न किसी दोस्त के घर पर पड़ी हुई हैं। अपनी आज वाली शील्ड भी मैंने रमशा को दे दी है। जब कभी हालात साजगार हुए शायद जब मेरी शादी होगी तो मैं उन सब को अपनी जहेज में ले जाऊंगी। ये कहकर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। उम्मी ने भी कुछ बोलने के बजाय सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा किया और उससे खाने का पूछने लगी। अभी आप आयशा को बोले आटा गूंद दे, मैं सालन बना दूंगी, आप फिक्र ना करें, मैं इतनी भी थकी हुई नहीं हूँ। ये कहकर वो किचन की जानिब चल पड़ी। आयशा उसकी छोटी बहन थी। अगली सुबह निहायत खुशगवार थी और निम्रा हर चीज को लेकर बहुत पुरजोश थी और यही जोश तो दुखाना था आज की तकरीर में। सना और रमशा ग्राउंड में एक कोने पर लगे एक बेंच पर बैठी थीं और दोनों के हाथ में जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल किताबें थीं। वो इनकी जानिब चल पड़ी। अरे भाई क्या बात है, 2 बच्चियां पढ़ाई कर रही है। इस बात पर दोनों ने इसको अच्छी खासी घुरी से नवाजा।
और वो बगैर शर्मिंदा हुए बोली, चलो यार थोड़ा सा टाइम बाकी है। सना अच्छी खासी तप हुई थी मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। निम्रा उन दोनों की हालत से अच्छे खासी महसूस हो रही थी। जरा इसको तो देखो, खुद तो रटे मार आई है और अब हमारी हालत के मजे ले रही है। और निम्रा ने एक बेसाख्ता ऊंचा कहकहा लगाया और बोली, मैं कैफे जा रही हूँ, खाना है तो आओ वरना अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करो। इससे उम्मीद थी कि वो दोनों इसके पीछे जरूर आएंगी मगर उसकी ये उम्मीद इस वक्त खाक में मिल गई जब इसने पीछे मुड़कर देखा और वो दोनों किताबों में सर दिए नजर आए। इसे फिर से हंसी आई। आखिर अब इज्जत का सवाल था। कंपटीशन में हिस्सा ले ही लिया था तो अब जीतने की कोशिश तो करनी थी, क्योंकि अब ये इज्जत का सवाल था। अब इसने कुछ खाना तो था, लिहाजा इसने कैफे जाकर अपने लिए एक बर्गर लिया और एक साइड टेबल पर जाकर बैठ गई और खाने के दौरान अपनी तकरीर के हिस्से ज़हन में दोहराने लगी मगर बेतहाशा शोर की वजह से फोकस नहीं कर पा रही थी। तभी इसने अपना सामान उठाया और यूनिवर्सिटी के एक निस्बतन पुरसुकून हिस्से की जानिब चल पड़ी। पाकीज़ा नावल के पार्ट 8 के लिए चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी इस नावल का अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।